मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के सेशन के लिए आपका स्वागत है, आप सभी का, और आप सभी का धन्यवाद। अपना समय निकाल के सेशन अटेंड करने के लिए आते हो और इस विद्या का लाभ उठाते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के संबंध में हमारा जो सब्जेक्ट है अभी इसी के ऊपर में आगे बढ़ेगा। टेक्निकल चीज़ों पे अभी हम बात करने वाले हैं। आज से कल तक जो भी हम बात कर रहे थे उसमें हम सारी बातें जो कर रहे थे, इट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, कमिटमेंट, वो सारी चीज़ें जो फाउंडेशन हमने बिल्ड किया। लेकिन आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि हेल्थ बिगड़ती कैसे है एक्चुअली फिजिकल लेवल पे। ठीक है, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो स्वास्थ्य बिगड़ने का शारीरिक रूप से अगर देखा जाए, एज पर द साइंस ऑफ फिजिकल लॉस, जो शरीर के जो नियम है उसके अगर उसके अनुसंधान में बात करूं तो शरीर में रोग तब प्रवेश करता है जब शरीर के भीतर टॉक्सिन एक्यूमुलेट होता है। बहुत ही कम शब्दों में आपको मैंने समझाया। मतलब शरीर के भीतर में जो टॉक्सिन्स, हिंदी में टॉक्सिन्स को हम मल कहेंगे, मल। अगर मल एकत्र होने लगता है तब थोड़े थोड़े मात्रा में रोग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम किचन में जो भी काम करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, और उसका जो वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट, हम उसको डस्टबिन में डालते हैं और फिर एवरीडे हम उसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, बराबर। अगर आप सपोज कि उस टॉक्सिन को, उस किचन वेस्ट को अगर आप बाहर नहीं फेंकोगे, कल का वेस्ट आपने आज रखा, एक आध दिन तो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अगर दूसरा दिन और अगर आगे बढ़ेगा वो, तो क्या होगा फिर उसकी हालत? आपने कभी कोशिश किया है? तो कभी ट्राई करके देख लेना। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, पता है? फ्लाइज होते हैं, बारीक बारीक एकदम फ्लाइज क्रिएट हो जाता है। जब आपने कचरा डाला था तब वहां पर में कोई जीवाणु नहीं थे, फ्रेश डस्टबिन था, बराबर है। वो जो वेस्ट बैग जो था उसमें आपने कचरा डाला, लेकिन एक दिन में, 2 दिन में ही उसके अंदर में जीवाणु पैदा होने लगे। और 3-4 दिन रखोगे आप तो उसके अंदर में कीड़े रेंगते हुए दिखेंगे आपको। वर्म्स पैदा हो जाते हैं, पता है आपको? व्हाइट कलर के, ब्राउन कलर के, और ज्यादा मच्छर पैदा हो, मच्छर तो नहीं होंगे लेकिन फ्लाइज पैदा हो जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? टॉक्सिन को हमने स्टोर किया। कुदरत का नियम यह है कि जो भी लिविंग वेस्ट है उसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी मौजूद है। अंडरस्टूड? किचन का वेस्ट कहने के लिए वेस्ट है,
लेकिन अभी भी उसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, भले ही चाहे फिर केले का छिलका हो या फिर आम के छिलके हो या फिर आपने बचा हुआ भोजन जो है राइस है उसको ही आपने फेंक दिया, या बचा हुआ कुछ भी तो आपका भोजन हो आपने उसको फेंक दिया हो, उसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। बाहर का जो हवामान जो रहता है, अगर हवा उसको जब छूती है उस वेस्ट को, ऑक्सीडाइजेशन होना शुरू हो जाता है और प्रकृति उसमें जीवाणु पैदा कर देता है अपने आप, क्योंकि प्रकृति के हाथ में क्या है, प्रकृति का काम ही वही है, क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना। इट इज अ साइकिल। ये साइकिल निरंतर हमारे शरीर के भीतर भी चलता रहता है। प्रकृति क्या करता है, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और डिस्ट्रॉय करता है, यही काम है उसका। और संसार में, पूरे संसार में ये साइकिल चलता है, चाहे छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो और बड़े से बड़ा जीव क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम निर्जीव मानते, जैसे पत्थर को हम निर्जीव मानते, लेकिन उसमें भी लाइफ है। इस धरती पे अगर कुछ भी मौजूद है उस सब चीज में लाइफ है। अंडरस्टूड? फर्क कहां पर है, उस कोई मोबिल है, कोई इमोबिल है, हम मोबिल है, इसलिए हम एहसास कर सकते हैं कि हम जिंदा है। अंडरस्टूड? लेकिन जो पत्थर है उसमें भी लाइफ है। पत्थर का आकार बदलता है कि नहीं बदलता है, चेंज होता है, पता है आपको? पत्थर के ऊपर में आप पानी की धारा शुरू कर दीजिए कुछ समय के बाद, यानी कि एक आध दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कांस्टेंट उसको रखोगे परसिस्टेंटली, पत्थर का आधा आकार बदल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हिमालय में जब बर्फ पड़ती है, देखने के लिए वो बर्फ में कोई लाइफ नहीं है, देयर इज नो लाइफ इन दैट आइस। दिखने में ऐसा लगता है, हमें ऐसा ऐसा परसीव होता है, लेकिन जब गर्मी होती है वो बर्फ पिघलती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हुई? उसमें लाइफ है। धरती के भीतर अगर गर्म ज्यादा हो जाएगा तो लावा फट के बाहर आएगा, तो पत्थर पिघलता है। लावा में क्या पिघलता है? पत्थर ही पिघलता है ना। दैट मीन्स उसमें लाइफ है। यानी कि हर एक वस्तु में, हर एक वस्तु का उसका एक वाइब्रेशन लेवल रहता है। जिस वाइब्रेशन लेवल को अगर आप पकड़ पाते हो ना, आप उसके अंदर में लाइफ सेंस कर पाओगे। जिस वस्तु में अगर आप उस वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पाओगे, आप सेंस नहीं कर पाओगे, तो हमारे लिए वो चीज डेड है, देयर इज नो लाइफ इन दैट थिंग। बट इट डजंट मीन कि उसमें लाइफ नहीं, उसमें लाइफ है। अंडरस्टूड? तो प्रकृति उसके अंदर में बैक्टीरिया पैदा कर देता है। जो वेस्ट हम डाल देते हैं ना उसके अंदर में बैक्टीरिया पैदा करना शुरू कर देता है और फिर वो बदबू छोड़ता है बाहर। वैसे देखा जाए, अगर नकारात्मक सोच से देखा जाए, कचरे से बदबू आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप नकारात्मक इंटेंशन से उस वेस्ट को देखोगे तो उसमें कीड़े आ गए और उससे बदबू निकल रही है, बराबर है। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव इंटेंशन से देखेंगे, अगर हम साइंटिफिकली अगर उसको देखते हैं, तो प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसमें कीड़े पैदा किए, क्या कारण है? कारण वही है, प्रकृति को समझ है कि जो वेस्ट है ये यूटिलाइज नहीं होने वाला है, बैक्टीरिया फॉर्म करो, जीवाणु क्रिएट करो और इसको कंपोस्ट करो, डिकम्पोज करो उस चीज को। जो हमारा वेस्ट है वो किसी का खुराक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो हमारा वेस्ट है वो किसी का खुराक है। ये पूरा संसार, ये पूरी पृथ्वी 5 एलिमेंट के आधार पे चलती है, पूरा इंग्रेडिएंट है 5 एलिमेंट का। जो हम वेस्ट रिलीज करते हैं वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी उसको वापस मिट्टी बना देती है। अंडरस्टूड? और वही मिट्टी हम खाते हैं किसी और स्वरूप में। सो इट्स अ साइकिल बेसिकली। तो प्रकृति के विज्ञान के अनुसार कोई भी वेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन यहां पर हमें समझना क्या है कि अगर सपोज की वेस्ट पड़ा रहता है तो वेस्ट
वेस्ट के अंदर से भीतर से जो बैक्टीरिया फॉर्म हुआ, जो कीड़े मकोड़े की मकोड़े तो नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे जीवाणु कीड़े जो पैदा हो रहे हैं वो कंपोस्ट कर रहा है। ये सेम साइंस हमारे बॉडी के अंदर में भी होता है। जो भी भोजन हम खाते हैं, जो हम इनपुट करते हैं, अगर हमारा बॉडी असक्षम हो जाता है, उसमें से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो हम भोजन इनपुट करते हैं, बॉडी क्या करता है, उस भोजन का प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो छोड़ देगा, जो लिक्विड रहेगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, जो सॉलिड रहेगा वो कोलोन के थ्रू बाहर निकलेगा, रेक्टम के थ्रू। अंडरस्टूड? रेक्टम काफी बड़ा है, एनाटॉमी पे बाद में जाएंगे, लेकिन अभी खाली ब्रीफ में बताता हूँ। रेक्टम बड़ा है, आई मीन कोलोन 5 फुट की कोलोन होती है हमारी, 5 से 6 फुट की, तो वहां पर में स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो जो सॉलिड वेस्ट जो बनता है बॉडी के अंदर में वो सीधा उधर जाता है। अभी अगर बॉडी असक्षम हो जाता है वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, फेंकने के लिए, तो कोलोन के अंदर में पड़ा पड़ा जो मल है, जो वेस्ट है, वो सड़ना शुरू कर देता है। उसमें छोटे छोटे जीवाणु पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड? मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आज नहीं, शायद देखूंगा, टाइम मिलेगा तो आज ही दिखा दूंगा। उसके अंदर में लिटरली कीड़े बन जाते हैं। वो कीड़े क्यों बनते हैं पता है? प्रकृति का नियम है, उसको कंपोस्ट करना पड़ेगा। अगर वो वेस्ट इतना गाढ़ा है तो वो कीड़े क्या करते हैं, उस वेस्ट को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो मल से, ताकि वो बाहर निकल जाए। अंडरस्टूड? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? बॉडी के अंदर में वेस्ट अभी भी है और हमारा इनपुट चालू है। वेस्ट का निकास यानी कि वेस्ट का एक्सक्रीशन काफी स्लो हो रहा है और इनपुट काफी ज्यादा हो रहा है। वेस्ट कम बाहर जा रहा है, इनपुट ज्यादा हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कारण क्या होता है ना, पाइल्स बनते जाते हैं, परत बनती जाती है मल की, और टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर में। जैसे ही टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, सीधा उसका प्रभाव कहां पर में दिखता है? स्किन पे दिखता है, आंखों में दिखता है। अंडरस्टूड? अगर मल एकत्र होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद में कटौती होने लगती है या नींद बिगड़ने लगती है, स्किन में इश्यूज आने लग जाते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं या कुछ और चीजें होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंट मोशन, आपके मोशन की फ्रीक्वेंसी काफी एबनॉर्मल हो जाती है, कभी आता है कभी नहीं आता है, इट हैपेंस एवरी डे। आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। ये सारे उसके सिम्टम्स है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सिम्टम्स है उसके। ये सिम्टम्स वो मोमेंट पे, जब सपोज कि आपको पिंपल आया, बराबर है, चेहरे पे पिंपल आ गया, तो हम उसको अवॉइड करते हैं और हम कुछ और टेक्निक यूज करते हैं। कोई क्रीम लगाते हैं, कोई मुल्तानी मिट्टी लगाता है, ये सोचता है कि भाई ऑयली स्किन है तो नहीं, ये बॉयल है छोटा सा, वो ये दर्शाता है कि तेरे शरीर के अंदर में कचरा है, कचरा वहां से नहीं निकल रहा है, इसलिए कचरा अभी स्किन के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सिम्टम्स है, मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड? द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डिजीज। यही सबसे पहला कारण है। ये मान के चलो, चाहे फिर मेडिकल डॉक्टर हो, आयुर्वेदा डॉक्टर हो, आयुर्वेदा तो खुद कहता है कि शरीर के भीतर में अगर टॉक्सिन का जमा होना शुरू हो जाता है तो रोग का निर्माण हो जाता है वहां पर में। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देखो ये बेसिक सिम्टम है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से झेल रहे हो तो उसको लाइटली मत लेना। ये कॉन्स्टिपेशन कभी बड़ा रूप ले लेगा बीमारी का। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसलिए सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मोशंस एबनॉर्मल है, पहले हमें इसी पे ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको अवॉइड किया जाएगा, चूरन खा के अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो या फिर
जुलाब की गोली खा करके अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या फिर वो बोलते हैं ना मस्टर्ड ऑयल पीते हैं कुछ लोग, कुछ ना कुछ टूट टोट के आजमाते हैं, लेकिन भोजन सुधार नहीं करते हैं। इनपुट क्या करना है उस पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, जो खाते हैं वही खाते रहते हैं, उल्टा दिन ब दिन बदतर से बदतर हालत बनाते जाते हैं खाने के मामले में। लेकिन उसको ठीक करने के लिए एक्सटर्नल चीजें अप्लाई की जाती है। फिर धीरे 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 ऐसा वक्त आता है कि जहां पर मैं वो बड़ा रूप ले लेता है। अंडरस्टूड? तो अगर आपका जो वेस्ट पाथ है, जहां से जो ट्रैक है, अगर वही अगर रुक जाएगा तो सारी समस्या का निर्माण वहीं से शुरू हो जाएगा। शरीर के भीतर में कुदरत ने शरीर में 4 रास्ते दिए हैं। कुदरत ने मनुष्य शरीर में 4 रास्ते दिए हैं। अंडरस्टूड? पहला रास्ता कोलोन का रास्ता, जहां से मैक्सिमम वेस्ट बाहर जाता है। दूसरा रास्ता यूरिन का रास्ता, जहां से दूसरे नंबर का वेस्ट बाहर निकलता है, वो लिक्विड फॉर्म में। अंडरस्टूड? तीसरा रास्ता स्किन का रास्ता, जहां से पसीना निकलता है। अंडरस्टूड? पसीना इस शरीर से जो भी बाहर निकलता है ना, सब वेस्ट है। ये आप लिख लो चाहिए तो। इस बॉडी से जो भी बाहर निकलता है वो मल है। अंडरस्टूड? और जो नाक से बाहर निकलता है वो भी मल है। जो श्वास हम भीतर लेते हैं वो हमारा खुराक है वायु के रूप में। जो श्वास हम बाहर एक्सेल करते हैं वो हमारा वेस्ट है वायु के रूप में। वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो मल निकलता है कोलोन से, जो खाना हम खाते हैं, वो किसी न किसी रूप में उसमें कुछ न कुछ अंश में उसमें ऑक्सीजन है, लाइफ है। अगर आप रॉ फूड खाते हो तो 90 to 95% उसमें लाइफ है। कुक फूड खाते हो तो 70 to 80% उसमें, सॉरी 30% ही उसमें लाइफ है। 30 to 40% ही उसमें लाइफ है, कि कोई भी कुक फूड ले लो आप, लेकिन उसमें लाइफ है। अंडरस्टूड? जंक फूड खाओगे तो ओनली 10% लाइफ रहेगी उसमें। सॉरी। तो जो हम खाते हैं वो लाइफ है, जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो कार्बन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्बन हमेशा स्मेल करता है। आप कोई भी कार्बन ले लो, कार्बन ऑलवेज स्टिंक्स। किसी कार्बन का स्मेल हमें हर्ट नहीं करता है। कोई कार्बन का स्मेल, जैसे मल जो निकलता है शरीर से, वो डेफिनेटली हम थोड़ा उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कौन सा भोजन खाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? मैं आगे बताऊंगा उसमें। तो जो वेस्ट निकलता है वो कार्बन है, जो खाते हैं वो ऑक्सीजन है। सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है, जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जो कार्बन बाहर रिलीज करते हैं वो किसी के लिए खुराक है। जैसे कार्बन अगर हम रिलीज करते हैं तो ये लेता कौन है उसको? नेचर में इसको एक्सेप्ट कौन करता है? नेचर में पेड़ पौधे उसको एक्सेप्ट करता है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए ऑक्सीजन है, उनके लिए लाइफ है। हमारा जो मल मूत्र जो निकलता है वो पेड़ पौधे के लिए क्या है? खाद है। इट्स वो खाद बोलते हैं उसको हम। अंडरस्टूड? तो मतलब इस संसार के अंदर में कोई भी चीज जो है ना, वैसे देखा जाए तो वेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा वेस्ट किसी का खुराक है और किसी का वेस्ट हमारा खुराक है। तो अभी आप पूछोगे कि भी किसी हम कौन सा वेस्ट खाते हैं? कभी आपने देखा है कि पौधा, पेड़, आम का पेड़ खुद आम को खाता है? हैव यू सीन? केले के पेड़, केले का जो पेड़ है, पेड़ खुद केला खा जाता हो? कभी आपने देखा है ऐसा? नहीं ना। लटके रहते हैं, बड़े 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 गुच्छे रहते हैं केले के, लेकिन उसमें से केले के पत्ते बिल्कुल भी उसको टच नहीं करते, उसको हाथ नहीं लगाते, उसको खाते नहीं है। प्रकृति के अनुसार पौधों से
वनस्पति से जो भी फल फ्रूट जो बाहर आता है, सब्जियां और फ्रूट्स, प्रकृति के नियम के अनुसार वो वेस्ट है, इट इज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। इसलिए उनको वो नहीं खाना होता है, वो किसी और के लिए बना है, वो मनुष्य के लिए बना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो जो धान उग रहा है, अनाज है, दालें हैं, बराबर है, तो वो धान खुद नहीं खा रही है वो चीज। क्यों? क्योंकि वो उसका खुराक नहीं है, वो किसी और का खुराक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रकृति ने डिजाइन ही वैसा किया। अंडरस्टूड? आ गया समझ में मेरी बात? इसी प्रकार से जो कार्निवोरस एनिमल है, उनकी खुराक कोई छोटा प्राणी है। जैसे कुत्ता, अगर आप कुत्ते को खुला छोड़ दोगे तो कुत्ता बिल्ली का शिकार करेगा, चूहे का शिकार करेगा शहरों में। लेकिन अगर वो जंगल या छोटे ओपन विस्तार में रहेगा, गांव खेड़े में, तो वहां पर में और भी जानवर दिख जाते हैं, तो वो कुत्तों उनका शिकार कर देते हैं, कुत्ते उनका शिकार कर देते हैं। उसका जन्म ही उसके लिए हुआ है कि ये इसकी खुराक बनेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? एक नियम हमने सुना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, राइट? तो ये सब पे लागू पड़ता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, तो शरीर के अंदर में 4 रास्ते हैं टोटल एक्सक्रीशन के। अगर ये रास्ते अक्षम हो जाते हैं, शरीर इनकेपेबल हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो रोग निर्माण हो जाता है। कोलोन का मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से किडनी का भी सेम है। अगर आपका खाना एसिडिक ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है भोजन में, तो सीधी सीधी बात है किडनी पे प्रेशर बढ़ने ही वाला है। किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन में इन्फेक्शन आने के चांसेस 100% है, 100% है। अंडरस्टूड? तो वहां पर में रुकावट आती है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को यूरिन में तकलीफ होती है। अभी तीसरा, पसीने का रास्ता। अगर हम पूरा दिन एसी में ही बैठे रहेंगे, कुछ ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि जहां पर में पसीना निकले हमारे रगों से, सॉरी हमारे स्किन से, तो फिर ये स्किन की हालत बिगड़ेगी बिगड़ेगी, सीधी बात है। चर्म रोग होने ही होने हैं। अगर आप एक्सरसाइज करके पसीना नहीं बहाना चाहते हो तो एटलीस्ट धूप में जाकर के 20 मिनट आधा घंटा वहां पर में टाइम स्पेंड करो, ताकि बॉडी पसीना छोड़े। इट इज अ नेसेसिटी। ईश्वर पागल नहीं है कि उसने मनुष्य शरीर में पसीने का निर्माण किया है। जानवरों को पसीना नहीं आता है, पता है आपको? जानवरों को पसीना नहीं आता है, हमें पसीना आता है। इसके पीछे का कारण है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए पसीना आता है। अंडरस्टूड? फिर जो श्वास है, अगर श्वास में अगर हमारी दिक्कत होने लगती है, जो साइनसाइटिस है पूरी बैग है यहाँ पर में, अगर यहाँ पर में अगर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है, जो आज पूरे 1 साल से पूरा देश इससे जूझ रहा है, कोरोना। अंडरस्टूड? जो गांव खेड़े में रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जो शहरों में रह रहा है उन्हीं को ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ज्यादातर केसेस तो अर्बन सोसाइटी से आ रहे हैं, रूरल एरिया से तो नहीं आ रहे इतने केसेस। सोचने वाली बात है ये। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, जहां पर में शुद्ध हवा है वहां पर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर में पोल्यूशन है वहां पर में ज्यादा प्रॉब्लम है। जहां पर में आदमी कोई काम ही नहीं कर रहा है अपने लंग्स के ऊपर में, अपने फेफड़ों के ऊपर में, न ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, न प्राणायाम कर रहा है, न योग कर रहा है, सीधी सीधी बात है उसके लंग्स कमजोर होने ही वाले हैं। लंग्स कमजोर होंगे डेफिनेटली है, डेफिनेट है, बट ऑब्वियस है कि जो एक्सचेंज जो हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कमी होने वाली है। कमी होगी तो सीधी सीधी बात है श्वास पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा और रोग का निर्माण होना ही होना है। इन चारों चीजों का हमें ध्यान रखना है, इन चारों चीजों का हमें ध्यान रखना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कोलोन, किडनी, स्किन, लंग्स, बराबर है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स
वेस्ट एंड फॉरेन मैटर इन द बॉडी इज द रियल कॉज ऑफ डिजीज। ये चीज को ध्यान में रख लीजिए। अभी हम प्रिंसिपल्स को समझेंगे। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम एक प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? All forms of disease are due to accumulation of waste materials and bodily refuse in the system। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर स्वस्थ इंसान हो, अगर उसको वो अच्छे से बाहर निकाल लेता है तो उसको कोई समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन अगर उसका शरीर, अगर हमारा शरीर किसी ना किसी कारण से अगर वो वेस्ट को बाहर निकालने में असक्षम हो जाता है, इट बिकम्स स्लो प्रोसेस, तो रोग बढ़ना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर में। ये बात भी पॉइंट नोट कर लेना। अगर आपका मोशन अच्छे से चल रहा है और एकदम से कोई ऐसा, मान लो ऐसे दिन शुरू हो गए आपके जहां पर में मोशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज द फर्स्ट साइन। ये पहला प्रिंसिपल है। गेटिंग माय पॉइंट? उसको लाइटली मत लेना कि क्यों मेरा मोशन अपसेट हुआ है आज। आज आपका मोशन इसलिए अपसेट हुआ है क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज कि आपने कल कुछ खाया है। कल कुछ अगर आपने गड़बड़ खाया है ना, तो एक दिन के अंदर में अपसेट नहीं हो जाता है। अपसेट होने का कारण क्या है पता है? क्योंकि बैकलॉग जमा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अगर वेस्ट का बैकलॉग इकट्ठा होने लगता है ना, तो ही आपकी सिचुएशन बिगड़ती है। सपोज कि एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। मेरा डाइट इट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% रॉ फूड है मेरा एवरीडे बेसिस पे। ठीक है, जिस दिन मैं कहीं फैमिली के साथ में बाहर गया और हमने कुछ खाया, एनीथिंग वॉट एवर, हमने कुछ खाया होटल का, उसके दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मेरा मोशन अच्छे से साफ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऑलमोस्ट 95 to 97% मैं अपने वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता हूं, विच इज वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ द कोलोन। वेरी वेरी गुड कहूंगा मैं इस चीज को। तो इस अवस्था में कल जो मैंने खाया है ना, तो बॉडी के पास में उतनी कैपेसिटी है, या यूं कहूं कि बॉडी सक्षम है कि जो जंक फूड आया है उसको बाहर फेंक देगा। इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा लेजीनेस जरूर लगेगा, लेकिन मेरे बॉडी को वो प्रेशर नहीं फील होगा। लेकिन अगर आपको सपोज कि ऐसा लगे कि मोशन मेरा अपसेट हुआ है, मजा नहीं आ रहा है आज, अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, तो ये मत समझना कि कल आपने गलती की। आप पिछले कई दिनों से गलती करते आ रहे हो, पिछले कई दिनों से गलती करते आ रहे हो लगातार, जिसके कारण अभी बॉडी ने आज सिग्नल भेज दिया। क्योंकि बॉडी पहले दिन इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं भेजता है, पहले बॉडी खाली आपको इंटीमेट भेजता है। इंटीमेशन किस हिसाब से भेजता है? जैसे ही वो जंक फूड आप पेट में खाओगे ना, तो लेजीनेस क्रिएट करेगा, जलन होगी या गैस हो सकता है वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है उसके अंदर, और हम उस सिग्नल को अवॉइड करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं उस चीज को। एंड देन अ टाइम कम्स कि जहां पर में बॉडी इनकेपेबल हो जाता है, अभी मल बाहर निकलने में बॉडी को परेशानी हो रही है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? खाली ये एक चीज नहीं है, एक और बड़ा सिग्नल भेजती है। अगर मल से एकदम वियर्ड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदी स्मेल, हमें खुद को वो स्मेल, हमारे मल का स्मेल हम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिग्नल कि आपका वेस्ट बॉडी के अंदर में भारी मात्रा में रुका हुआ है और वो सड़ रहा है। अंडरस्टूड? मेरा वेस्ट स्मेल नहीं करता है। जब मैं, आपने गाय जब गोबर बाहर निकालती है, बदबू आती है क्या? यस और नो? अगर बदबू आती ना, तो कोई आदमी उसको हाथ में लेकर के सुखाता नहीं था, कभी नहीं सुखाएगा। आप देखना कभी। मैं शहरों के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो ऑर्गेनिक तरीके से
जो गाय जिसको रखते हैं गौशाला में या अपने डेयरी में, अगर उनको प्रॉपर अच्छा घास खिलाया जाता है तो उसका जो गोबर रहता है ना, कभी बास नहीं मारता है, कभी भी बास नहीं मारेगा। आप वहां पर में खड़े रहोगे, आपके पाप खड़े खड़े उधर ही वो अपना वेस्ट बाहर निकालेगी। हमें स्मेल भी नहीं आती है, पता है? एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है किसी ने? राइट। अगर स्मेल आती तो हम खड़े नहीं रह सकते थे। अगर स्मेल आती तो गांव में आज भी सिस्टम है, पता है, और कुछ आश्रमों में आज भी सिस्टम है, मंदिरों में भी ये सिस्टम है, गाय के गोबर का लेप लगाते हैं आंगन पे। अंडरस्टूड? क्यों लगाते हैं? ताजा गोबर निकल लेते आते हैं, उसको थोड़ा सा उस पर पानी डालते हैं ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, और फिर उसको पूरे आंगन में बिछा देते हैं। आज भी ये सिस्टम चलती है। अगर बदबू आती तो इंसान वो करता ही नहीं था। लेकिन क्या हम अपने मल को इस तरीके से काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम खाना जो खा रहे हैं वो जंक है। तो सीधी सीधी बात है, वेस्ट से बदबू आएगा ही आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जो डेली बेसिस पे जो भोजन लेता हूं ना, और जो मेरा वेस्ट बाहर निकलता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती उसमें से, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और जिस दिन मैंने बाहर खाया हो होटल का, दूसरे दिन 100% वेस्ट स्मेल आती है, आएगा ही। अगर खाना आपका शुद्ध रहेगा तो वेस्ट भी आपका शुद्ध ही रहेगा। जैसा अन्न वैसा वेस्ट, सीधी सीधी बात है। रॉ फूड ज्यादा खाओगे, रॉ फूड में स्मेल थोड़ी आती है? आती है क्या? भोजन को आप आग पे चढ़ा दो तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन होना शुरू हो जाता है, कार्बन लगना शुरू हो जाता है उसके अंदर में। ऑलरेडी खाने को हमने जला दिया, बराबर, तो हम राख खा रहे हैं। पका हुआ भोजन को राख के बराबर ही समझना पड़ेगा। राख खा रहे हैं। वो राख अगर आप खाओगे तो सीधी बात है, उसमें से स्मेल तो आएगी ही आएगी। अंडरस्टैंड? तो इस चीज का ध्यान में रखें, इसलिए हमने डिजाइन किया कि जितना हो सके उतना रॉ फूड खाया जाए। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल, all acute diseases such as cold, inflammations, digestive disturbances, and skin eruptions are nothing more than self-initiated efforts by the body to throw out the accumulated waste products. And that all chronic diseases such as heart disease, diabetes, asthma, kidney disorders are the results of continued suppression of the acute diseases through the harmful methods such as drugs, vaccines, gland extracts. थोड़ा मुझे पॉइंट रेफर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्निकल चीजें मैं समझा रहा हूँ। सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अपसेट स्टमक? बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। तो जो दूसरा प्रिंसिपल ये है, ये कहता है कि जितने बॉडी के अंदर में एक्यूट सिस्टम आते हैं, व्हाट आर द एक्यूट सिस्टम्स? मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन का होना, पिंपल्स का आना, बैड ब्रीदिंग होनी, बराबर है, आंख से वो निकलता है, पता है किसी को पीला पीला निकलता है, सुबह उठते हैं तो एकदम वो निकलता है म्यूकस। नाक बार बार आपका ब्लॉक होना, वहां से नोज ड्रिपिंग होनी, हेयर फॉल होना, अंडरस्टूड? बीच बीच में बुखार आ जाना, 2 दिन के लिए वापस ठीक हो जाता है, बार बार सिर दर्द होना, ये सारे एक्यूट सिस्टम है। ये बॉडी आपको सिग्नल भेजता है, वेस्ट जमा है बाहर निकाल, वेस्ट जमा है साफ कर, वेस्ट पैदा हो चुका है साफ कर, साफ कर, साफ कर। बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है, हम समझते नहीं है। सिर दर्द हुआ, पैनाडोल खा लो, कालपोल खा लो, ज्यादा दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास चले जाओ, ये चीजें हम करते हैं। हेयर फॉल हुआ, चलो ठीक है यार, हेयर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, देखते हैं, तरह तरह के तेल लगाने की कोशिश करते, देख तो सही क्या हो रहा है। पीरियड्स आपके डिले हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है लेडीज को कि पीरियड डिले इसलिए हुआ ताकि कुछ और कारण है, और कुछ कारण नहीं है। आपका जो भोजन है ना, वही सबसे बड़ा कारण है।
खाली वेस्ट जो है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपका वेस्ट अगर कोलोन में रुकता है ना तो वो फैलता है। मैं बताऊंगा आगे जाकर के, जब एनाटॉमी की बात आएगी तब बताऊंगा। तो पूरे बॉडी में वो बैक्टीरिया फैलता है, जगह जगह पे जाकर के रुक जाता है। तो महिलाओं को जो पीरियड बाहर जो पीरियड आता है वो क्या है, वो भी तो वेस्ट ही है। महीने में 3 से 4 दिन जो उनके उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, इट्स अ वेस्ट। असल में मैंने क्या बताया, बॉडी का क्या नियम है, इस शरीर से जो एक्सक्रीट हो रहा है वो वेस्ट है। सिंपल बात। जो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको बाहर फेंका वो वेस्ट है। अंडरस्टूड। तो ये जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उनकी वो जो ओवरी जो रहती है, जहां से वो जो ब्लड उनका जो निकलता है, वो चीज जो रहता है वहां पर में बड़े बड़े गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं। तो जो जो ट्रैक रहता है, जो पाइपलाइन जो रहती है, वो बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण ब्लॉक हो जाता है रास्ता। या यूं कहूं साधारण भाषा में कि पाइपलाइन ब्लॉक हो गई। पाइपलाइन ब्लॉक होने के कारण पीरियड डिले होने शुरू हो जाते हैं। 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 दिन, सॉरी 3 महीना, फिर जैसे ही 1 महीना क्रॉस हो गया समझ लो यू आर इनटू अ पीसीओडी। पीसीओडी या पीसीओएस बोल देते हैं उसको। वेस्ट बाहर निकलता नहीं है और फिर ये क्रॉनिक सिस्टम सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। 1 वीक भी अगर आपका पीरियड डिले शुरू हो गया ना, लाइटली मत लेना इस चीज को। बॉडी सिग्नल दे रहा है कि शरीर के अंदर में टॉक्सिन है, कैसे भी करके इसको पहले साफ करो। अंडरस्टूड माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पर में ये समझेंगे, रोग जो है असल में तीन कैटेगरी में, 3 कैटेगरी के रोग होते हैं एज पर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगा। पहला जो होता है वो उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। पहला जो है तो उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एक्यूट डिजीज में क्या क्या आता है? एक्यूट डिजीज में बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम, लूज मोशन, पिंपल्स, सिर दर्द, बॉडी पेन, ये सभी एक्यूट डिजीज में आ जाता है, जो टेम्परेरी होता है। अंडरस्टूड। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस उसके बाद नहीं रहता है, अपने आप चला जाता है। एक्यूट डिजीज असल में नेचर से इनिशिएटेड एक सर्विस सिस्टम है वो। या यूं कहूं मैं, जैसे कि हमारे पास में गाड़ी होती है, तो जब हम नई नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो पता है हमें एक छोटा सा एक बुकलेट मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको इतने किलोमीटर के बाद, इतने टाइम के बाद आपको सर्विस स्टेशन भेजनी है इसको। सेम बॉडी के अंदर में सिस्टम है। साल में या 2 साल में एक आध बार आपका ये सिस्टम जो है सेल्फ इनिशिएटेड बॉडी एक्टिवेट कर देता है, इस चीज को अपने आप वो शुरू कर देता है। सपोज कि हम जो कुछ भी खाते रहते हैं और मान लो कि हम अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, नॉट अ वेरी गुड लाइफस्टाइल लेकिन साउंड डिसेंट लाइफस्टाइल, तो बुखार के आने के चांसेस थोड़े लेट होंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा ही कुछ खाते हो इस प्रकार का, तो फिर फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा रहेगी। साल में एक बार बुखार डेफिनेटली आएगा आपको। जैसे मुझे याद है, ये 7वां साल चल रहा है, मुझे 7 साल के अंदर में मुझे लगता है खाली 4 से 5 बार मुझे बुखार आया होगा, तो विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। 1.5-2 साल में एक बार बुखार आना, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई इसमें गलत नहीं है, और वो 2 से 3 दिन में ही चला जाता है। एक्यूट डिजीज क्यों आता है? इसका कारण यह है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे एयर के रूप में, चाहे लिक्विड के रूप में, या चाहे सॉलिड फूड के रूप में, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहता ही है जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जिसको हम फॉरेन मैटर कहेंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर में स्टोर हो जाता है। अंडरस्टूड।
और जब ये एक साथ एकत्र हो जाता है ना, शरीर इन 4 रास्तों से उस टॉक्सिन को निकालने के लिए असक्षम हो जाता है ना, तब बॉडी क्या करता है, किसी एक रास्ते को ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे बुखार अगर हो जाता है तो असल में होता क्या है, यहां पर कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है बुखार के टाइम पे? कौन सा एलिमेंट? 5 एलिमेंट है ना हमारे बॉडी के अंदर में, कौन सा एलिमेंट एक्टिव हो जाता है बुखार के टाइम पे? लिख सकते हो चैट बॉक्स में, क्योंकि अब मैंने यहां म्यूट किया हुआ है। यस, फायर एलिमेंट। अंडरस्टूड? अभी आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब शहर का जो कूड़ा कचरा जो रहता है, उसको जब डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है, तब वहां पर में आग भी लगाई जाती है, आपको पता है? मुंबई के डंपिंग ग्राउंड में आग लगाने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर तो बहुत स्थिति गंभीर है, लेकिन छोटे छोटे शहरों की बात करूं तो वहां के डंपिंग ग्राउंड में आग लगा दिया जाता है। रोज नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम आग लगा दिया जाता है। क्या होता है ना कि वो कचरा वैसा है कि ना उसको जमीन के अंदर में गाड़ा सकता है, ना उसको समुद्र में फेंक सकते हैं, ना नदी में फेंक सकते हैं। उसको इवापोरेट ही करना पड़ेगा, उसको भस्म करना पड़ेगा। सेम चीज हमारे बॉडी में होता है। अगर टॉक्सिन, कोई ऐसा टॉक्सिन जिसको जो शरीर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, किसी भी रूप में, या पानी के रूप में या मल के रूप में, बराबर, या नाक से भी नहीं निकल सकता है वो, या स्किन से भी नहीं निकल सकता। ये जो 4 रास्ते हैं, ये 4 रास्तों से अगर नहीं निकल सकता है तो बॉडी बुखार पैदा कर देगा, उसको जला देगा उस शरीर। पहला दिन टेम्परेचर 97 से 99 तक जाता है, लेकिन दूसरे दिन 99 से 100 तक पहुंचते पहुंचते पूरा दिन निकल जाता है। एक दिन में 97 से 99 जंप ले लेता है। सपोज कि आपको सुबह बुखार हुआ, शाम तक 99 पे पहुंच जाओगे आप। अंडरस्टूड? तो 99 पूरी रात भर रहेगा, और दूसरे दिन भी 99 देखा जाए तो शायद दोपहर तक या शाम तक रहेगा, लेकिन शाम तक होते होते 100 तक पहुंचेगा। तीसरे दिन बुखार पीक लेवल पे जाता है, शायद 101, शायद 102। अंडरस्टूड? वहां से फिर रिवर्स लेता है। रिवर्स कब लेता है? जब पीक पे पहुंचता है तो पूरे जिस्म में आग लगा देता है और पसीना 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 निकलना शुरू हो जाता है। यस, यही होता है ना, और क्या होता है? जब भी बुखार आता है, जब बुखार उतरने का जब समय शुरू हो जाता है, तब एकदम से पसीना निकलता है। अगर आप दवाई नहीं लोगे तो ही पसीना निकलेगा। अगर दवाई लोगे तो पसीना ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये क्या करता है, पूरे बॉडी में जहां पर भी टॉक्सिन रहेगा, क्योंकि ब्लड में रहेगा, डेफिनेटली ब्लड में घूम रहा है टॉक्सिन, और उसके साथ साथ में जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, चेस्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स है जो हमें जिंदा रखने के लिए सपोर्ट करता है। अंडरस्टूड? तो वहां पर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बुखार क्या करता है, तापमान बढ़ा देता है, फायर एलिमेंट एकदम से बढ़ जाता है, जिधर भी टॉक्सिन स्टोर रहेगा उसको भस्म कर देगा और उसको बाहर फेंक देगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और पूरे बॉडी से पसीना निकलता है, यहां से लेकर कि पैर के तलवे तक पसीना आता है कि नहीं आता है? उसको ही आएगा जो दवाई नहीं लेता है। जो दवाई लेता है उसको पसीना शायद निकले ना निकले, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने दवाई नहीं ली बुखार के टाइम पे। अंडरस्टूड? तो इसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी वेरी गुड। ये हो गया बुखार का। अभी चलिए जुलाब की बात करते हैं। तो जुलाब में कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है? चैट बॉक्स मुझे भी खोल के रखना पड़ेगा। वाटर, वेरी गुड। हाँ, जुलाब में वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अगर बॉडी को ऐसा लगेगा, बॉडी में, अगर मैं बॉडी बॉडी बात में बार बार बोल रहा हूं, मतलब मैं बॉडी के अंदर में जो इंटेलिजेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर बॉडी को ऐसा लगेगा कि कोलोन में वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, बराबर है,
अभी ये निकल नहीं पा रहा है, इतना सॉलिड हो गया ये निकल नहीं पा रहा है। तो बॉडी क्या करेगा पता है? फ्लड चालू कर देगा। शरीर का जो स्टोरेज, बॉडी के अंदर में पानी स्टोर होता है, पता है आपको? तो ये क्या करता है, वो जो रिजर्व कोटा जो रहता है ना हमारे शरीर के अंदर में, 70 to 73% एनी टाइम पानी रहता ही है हमारे शरीर के अंदर में, वो एक्टिवेट कर देता है उसको और फ्लड शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है ना कि शरीर का पानी कम होता है, कमजोरी आता है, कमजोरी डेफिनेटली आती है वो टाइम पे, लेकिन सारा वेस्ट बाहर निकल देता है। आई बात समझ में? इसलिए देखो, जुलाब के टाइम पे हमें कमजोरी होती है, होती कि नहीं होती है? शरीर का पानी कम हुआ। अभी इसको हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, बाहर जो हमारे, जो हम देखते हैं क्या कैसे होता है। जैसे कि अकाल पड़ गया, कड़क धूप पड़ रही है, मिट्टी से पानी सूख गया, तो मिट्टी की क्या हालत बनती है? कड़क बन जाती है ना मिट्टी, एकदम एकदम सॉलिड बन जाती है, उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं देख पाते हम। अंडरस्टूड? सूखी मिट्टी बोले तो अकाल और नो लाइफ प्रॉब्लम है, बंजर हो जाती है, इट इज नो मोर एन एग्रीकल्चरल लैंड। तो नेचर क्या करता है, बरसाता है वहां पर में, पानी जैसे ही गया तो मिट्टी के अंदर में पानी गया तो एकदम सॉफ्ट कर देगी। अंडरस्टूड? और फिर वो मिट्टी में हम काम कर सकते हैं। सेम चीज इसके अंदर में होता है, सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर में होता है। तो जब तेजी से पानी का प्रवाह बहता है, वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो तेज गति से आप देखो, तब तक जुलाब आपका चलता रहेगा कि जब तक वो सारा का सारा कोलोन आपका साफ ना हो जाए। खाली कोलोन नहीं, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत पूरी नीट एंड क्लीन ना हो जाए, तब तक वो जुलाब चलता रहेगा। इसलिए जुलाब मोस्टली 2 से 3 दिन रहता ही रहता है, और 2 से 3 दिन बुखार, उसके साथ साथ थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहता है और कमजोरी भी रहती है शरीर के अंदर। इट इज अ सेल्फ इनिशिएटेड सिस्टम बाय द बॉडी। हाँ जी, क्या सवाल आया है? But why we get loose motions after eating something like food which was stale, too much milk products? हाँ, क्योंकि बॉडी को पता है, बॉडी को पता है कि ये अगर इसको स्टोर करूंगा ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। इट इज अ साइन ऑफ फूड पॉइजनिंग। अगर आपने कुछ ऐसा भोजन खा लिया है जिसके कारण या तो उल्टी हो रही है या तो फिर लूज मोशन स्टार्ट हो गया, ऐसा होता है कई बार, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि हमने ऐसा कुछ खा लिया, अरे यार आज मजा नहीं आ रहा है, उल्टी हो जाए तो अच्छा है, तो वॉमिट हो भी जाती है, तो फिर उसके बाद हमें बहुत ही रिलीफ फील होता है। एक तो ये है। सेकंड, अगर सपोज कि आपने खा लिया और फिर एकदम से जुलाब शुरू हो गया, बराबर, यानी कि खाते ही तुरंत नहीं होता है, सपोज कि नेक्स्ट डे शुरू हो गया, 8-10 घंटे के बाद शुरू हो गया जुलाब। क्यों क्यों जुलाब हुआ? क्योंकि बॉडी को पता था ये फूड जो आया है इसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम एब्जॉर्ब करें इसके अंदर में, इसको बाहर ही फेंको हर हाल में। वी शुड टेक मेडिसिन टू रेक्टिफाई? नो, नॉट एट ऑल बाबा। अगर आपने लूज मोशन आता ही उसके लिए, वेस्ट को बाहर निकलने के लिए दवाई लोगे, तो आप बंद कर दोगे रास्ते को। मैं इसी बात को तो समझा रहा हूं, मैं इसलिए तो इतना डिटेल में समझा रहा हूं एक चीज को, कि ये पहले मैंने ये रीजन क्यों बताया कि बुखार क्यों होता है, लूज मोशन होता क्यों है। अगर ये साइंस समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद ये बोल सोचोगे कि हाँ यार, फिर दवाई लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नेचर का सिस्टम है। वी आर इंटरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। acute disease, it is not a disease basically, it is a service system। 2 से 4 दिन के लिए शरीर को आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए उसको, हमने रेस्ट नहीं दिया। 24 घंटा डाइजेशन एक्टिवेट रहता है, पता है? अगर आप दिन में 3 से 4, इफ यू आर ईटिंग 3 times in a day and that too 3 cooked meals in a day, आपका डाइजेशन 24 आवर्स चालू रहता है। आपको पता है इस बात के बारे में? आपको पता है ये बात? अगर आपने सुबह का नाश्ता लिया कुक फूड, दोपहर को भोजन लिया कुक फूड, रात को डिनर में भोजन लिया कुक फूड,
24/7 आपका डाइजेशन एक्टिव रहेगा, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। रेस्ट तो देना पड़ेगा ना उसको। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जो एक टाइम खाए वो योगी। अगर आप एक टाइम खाते हो तो उसको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है डाइजेशन को। आपका परफॉर्मेंस लेवल पीक पे जाता है क्योंकि आपका डाइजेशन शांत है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो शांत है, बस चुपचाप बैठा हुआ है, तो परफॉर्मेंस पीक पे जाएगा। सीधी बात है, मेमोरी शार्प होगी आपकी, कंसंट्रेशन फोकस लेवल बढ़ेगा। अगर आप 2 टाइम खाते हो तो भी कुछ बुरा नहीं है, तो पेट को 8 घंटे का आराम मिलता है। अगर पेट को 8 घंटे का आराम मिलता है तो भी आप काफी अच्छी हेल्दी जिंदगी जी सकते हो। अगर आप 3 टाइम खाते हो, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ टेंशन। अंडरस्टूड? आप उस जोन में एंटर मार रहे हो कि यू आर गोइंग टूवर्ड द डेंजर जोन। क्यों? क्योंकि 24 घंटा एक्टिव है डाइजेशन। आप कुछ भी अगर ग्रेन खाते हो, इफ यू ईटिंग ग्रेन और पल्स, इट टेक्स मिनिमम 12 to 14 hours टू पास फ्रॉम द सिस्टम। ये लिख लेना। अगर आपने सुबह 8 बजे रोटी खाई है, पराठा खाया, दाल खाई, वो मिनिमम 12 से 14 घंटा आपके बॉडी में रहने वाला है। 8 बजे सुबह का नाश्ता कैलकुलेट कर लो कितने कितने बजे वो बाहर निकलने वाला है। 14 घंटा। फॉर अ हेल्दी बॉडी इट विल टेक 14 आवर्स। थोड़ा सा भी रोग है, कॉन्स्टिपेशन है, 2-4 घंटे बढ़ा दो वहां पर मैं। तो आप सोच लीजिए उसको, अभी आप ही सोच लीजिए कि अगर कुछ भी ग्रेन खाते हो, इफ यू ईटिंग एनी काइंड ऑफ ग्रेन, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, या चाहे बाजरा हो, बाजरे को 1-2 घंटा कम लगेगा, लेकिन रोटी को जनरली 14 से 16 घंटा लगता है, 14 to 16 आवर्स। दाल को 18 घंटे के आसपास लगता है सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप ही सोच लीजिए कि आपको 3 टाइम की जरूरत है क्या ग्रेन्स की? नहीं जरूरत है, क्योंकि जब तक वो पेट के अंदर में है तब तक भूख लगेगी ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से जो खाते हैं ना, इससे पेट को आराम नहीं मिलता है। पेट को आराम नहीं मिलता है तो फिर बॉडी क्या करेगा? ठीक है भाई, तू मुझे आराम नहीं दे रहा है तो एनीवे कोई बात नहीं, मैं साल में तुझसे मैं आराम ले लूंगा 4 दिन का। लेकिन हम उसमें भी बाज नहीं आते, हम जाते हैं सीधी दवाई ले लेते हैं और हम बस ठीक कर देते हैं अपने आप को। बुखार आता है तो बुखार की गोली ले लेते हैं। बुखार की गोली लेने के बावजूद भी 3 दिन लगता ही है, पता है? 3 दिन लगता ही है, तो नेचुरली उसको हील करो ना। लेट इट क्योर बाय इट ओन सेल्फ। कुत्ते को बुखार आता है, किसी भी जानवर को बुखार आता है, गाय को, बिल्ली को, किसी को भी अगर बुखार आता है तो वो पड़े रहते हैं अपने आप कोने पे। वो तो दवाई नहीं खाते हैं, ठीक हो जाते हैं 3 दिन में, 4 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। हम लोग दवाई खाते हैं, भागते हैं डॉक्टरों के पीछे। Then why we have been eating 3 times cooked food which is going on hundreds of years? No, 100 साल पहले कोई नहीं खाता था 3 टाइम। अच्छा, अगर वो 3 टाइम खाते थे तो उनका लाइफस्टाइल देखो पहले कैसा था। आज के लाइफस्टाइल में वो वाले के टाइम के लाइफस्टाइल में रात और दिन का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पर में फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, हम लोग ज्यादा टाइम धूप में स्पेंड करते थे, नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। आज से 100 साल पहले की बात करूँ तो आज के टाइम पे भी अगर आपका फिजिकल एक्सर्शन इट इज ऑफ 8 आवर्स, अगर आप 8 घंटा फिजिकल पुरुषार्थ करते हो तो मैं आपको परमिशन देता हूं 3 टाइम खाने के लिए। आर यू स्वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स? आर यू स्वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स? नहीं, आप बॉडी का यूज ही नहीं कर रहे हो। हम लोग एसी में बैठते हैं और 3 टाइम खाते हैं। हमारे परदादा 8 घंटा धूप में रहते थे और 3 टाइम खाते थे, क्योंकि डाइजेशन उनका फास्ट था। सामने कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा था। अंडरस्टूड? जो फ्यूल वो खाते थे ना,
बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि एनर्जी उतनी लग रही थी काम में। 100 साल पहले ऐसी था नहीं, था नहीं था, बराबर है। तो फिर 100 साल पहले तो पंखे भी नहीं थे कई सारे लोगों के घर में। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस प्रकार के घर है 100 साल पहले वैसे घर भी नहीं थे। अभी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां तो खुले घर ही हमारे वैसे थे, मोस्टली 5 एलिमेंट के साथ हम कनेक्टेड रहते थे। घरों में चप्पल नहीं पहनते थे, आजकल हम चप्पल पहनते हैं। पहले हम नंगे पैर हम बाहर घूमने चले जाते थे। मैं गांव में रहा हूं, मुझे पता है। अरे 100 साल की बात छोड़ो ना, मैं 40 साल का हूं, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर दूं, 25 साल पहले की बात करूं, जब मैं अपने गांव में रहता था, मैं चप्पल तभी यूज करता था जब मुझे थोड़ा दूर जाना होता था, अदरवाइज आसपास तो मैं ऐसे ही नंगे पैर चला जाता था मैं। आजकल कहाँ, घर में ही स्लीपर पहनते हैं लोग। वी आर नॉट कनेक्टेड विद द 5 एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? जरा सा भी कंकर लग जाता है ना, आऊ आऊ हो जाता था। मैं अपने बच्चों को आज की डेट में बोलता हूँ, नंगे पैर नीचे सोसाइटी में खेलो आप। अंडरस्टूड? पहली बारिश होती है, मैं अपने बच्चों को मैं लेके जाता हूँ, चलो बरसात में। मेरी वाइफ बोलती थी, अरे अरे बीमार हो जाएगा। मैं बोला, तू चुप बैठ, मुझे पता है क्या करना है उसके साथ में। गांव में हम रहते थे तो हम बरसात आई सीधा भाग गए बाहर, कोई नहीं बोलता था हमको, सीधा भाग नहा लिया। और यहां पर मैं शहर में क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। किसने बोला नहीं नहाना चाहिए? मैं आपके सामने हूं ना जिंदा, मेरे बच्चे भी है आपके सामने। अभी मुंबई में जो बारिश हुई थी ना, तेज बारिश हुई थी उस दिन, जबरदस्त पहली बारिश जो हुई थी। तूफान जो आया था ना, वो अपना कौन सा साइक्लोन था, नाम भूल गया मैं उसका, जो भी साइक्लोन आया था वो, बराबर है 150 की रफ्तार से हवा चल रही थी। लिटरली मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था अपने आप को, है ना, हवा ऐसी तेज चल रही थी, उसके साथ में बारिश हो रही थी, उसमें मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा था। खड़े रहो यहाँ पर, मैं इसको झेलो इसको आप। बॉडी इज केपेबल, हम एक्सपोज नहीं करते अब अपने आप को, यही प्रॉब्लम है हमारा। 100 साल पहले हमारे पूर्वज लोग, ये सब कुछ नॉर्मल था। अंडरस्टूड? मेरे मेरे फादर जब छोटे थे ना, 18 साल की उम्र में, यंग एज में या बचपन में, वो नदी में जाकर के स्नान करते थे, घर में स्नान नहीं करते थे। यहाँ तो हम शावर लगाते हैं। ये फर्क है भाई, वो लाइफस्टाइल और ये लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपेयर ना किया जाए उस चीज को। अब बोलोगे 500 साल पहले, 500 साल पहले तो हार्डली कोई आदमी बीमार होता था। मैंने अपने फादर को पूछा, मैंने कहा माय फादर इज 75, तो मैंने उनको कहा, जब आप 18 साल के थे, आपने डायबिटीज, कैंसर कभी सुना था? बोले कि नाम भी नहीं सुना था कि डायबिटीज करके कोई बीमारी होती है। नहीं सुना उन्होंने, वो एज में नहीं सुना उन्होंने, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 18। आप पूछ लेना आपके पिताजी को या आपके पूर्वज को, पूछ लेना कि आप जब जवान थे, अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, उसको पता है डायबिटीज वर्ड की एक बीमारी है। जब मेरे फादर 20 साल की उम्र के थे, उनको पता ही नहीं था। वो बोले कि मुझे 30 साल तक नहीं पता था कि डायबिटीज करके कोई बीमारी होती है। आदमी बीमार होए तो पता चले ना कि भी डायबिटीज है किसी को। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यानी कि प्रॉब्लम क्या था ना, अभी अभी वो टाइम पे जो लाइफस्टाइल जो चल रही थी ना, वो रहे कि मलेरिया भी पता है, लेकिन जब क्लिनिक में पेशेंट आते थे तो ज्यादा से ज्यादा बुखार के ही पेशेंट्स आते थे। उसमें भी डॉक्टर उनको बोलता था कि थोड़ी परहेज कर लो खाने पीने में, तो ठीक हो जाते थे, एक छोटी सी गोली दे देते थे उनको। पहले के टाइम में हॉस्पिटल्स कम थे, फार्मास्यूटिकल कम थी, लोग बीमार कम थे। अभी जितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन रही है, जितने हॉस्पिटल बन रहे, बीमारों की तादाद उससे तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इट्स अ इकोनॉमिकल ड्रिवन सोसाइटी। ये जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक पैसा ड्राइव करता है उसको। दवाई बनाने वाली कंपनी को प्रॉफिट कहां से मिलेगा? जब आदमी बीमार होगा, उसको, अगर बीमार नहीं होगा तो उसको जबरदस्ती बीमार बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? थोपा जाता है। ये कोरोना पूरा गेम है, मानो मत मानो वो आपका चॉइस है। अंडरस्टूड? बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ प्योर गेम।
मैं खुद आपके सामने हूं, पता है क्यों मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है और क्यों दूसरों को वैक्सीन की जरूरत है। क्या रीजन है? दिमाग में डाल दिया वैक्सीन लेना पड़ेगा। खैर हमें मुझे उस पर जाना नहीं है, कहीं मैं फंस ना जाऊं लीगल ऑब्लिगेशन वगैरह में, मुझे उस पर जाना नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, पता है आपको। बाबा रामदेव इसलिए जोर जोर से चिल्लाते तो है, इसलिए खाली पीली थोड़ी वो बोलते हैं लोगों को। अभी उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है ना, बहुत ही हिम्मत वाला आदमी है वो। पूरी मेडिकल एसोसिएशन के सामने वो लड़ गए, नड़ आई मीन उसके अगेंस्ट में चले गए वो। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? दवाई खाने से आदमी ठीक नहीं हो रहा, और ज्यादा खराब हो रहा है हेल्थ। यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ बिना दवाई के। इट्स अ फैक्ट, अंडरस्टूड। मेडिकल मेडिसिन साइंस के आई मीन जो मेडिकल साइंस है उनके पास में कई सारी चीजों का जवाब नहीं है। इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल केस में रामबाण है मेडिकल साइंस। लेकिन जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए मेडिकल साइंस जीरो है, डब्बा है। अंडरस्टूड? जीरो भी नहीं है, उससे नेगेटिव में जाएगा वो, उल्टा आरद हालत खराब कर देगा वो हमारी। अंडरस्टूड? ये साइंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एक्यूट बीमारी जब भी आती है, ये मान के चलो एक्यूट बीमारी इसलिए आई है, शरीर के भीतर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालना है, कैसे भी तरीके से। अंडरस्टूड? अभी सेकेंड स्टेज की बीमारी, एक्यूट डिजीज इज नॉट अ डिजीज, लेकिन अभी ये एक्यूट जो डिजीज है वो कैसे रियल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है उसको समझते हैं। अगर आप बुखार की अवस्था में गोली खा लेते हो या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेते हो, व्हाट हैपेंस? सप्रेस हो जाता है। जो भीतर गड़ा हुआ था वो सरफेस में आया ही था, बुखार के कारण वो सरफेस में आया ही था कि उसको बाहर निकालना पड़ेगा उसको। अंडरस्टूड? लेकिन हमने दवाई खाई और टेम्परेचर को हमने नॉर्मल कर दिया, पसीना हुआ नहीं और जो टॉक्सिन था वो बाहर निकला नहीं, अंदर का अंदर दब गया। ये लगातार हम कंटिन्यूसली करते हैं जब हम यंग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। आज के टाइम पे खास करके माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बुखार है, अरे सीधा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसको खिलाओ दवाई। डॉक्टर ने दवाई दे दी, सिरप दी या फिर जो भी दी, और ऐसा हम लगातार करते रहते हैं। कंप्लेन करते रहते हैं, अरे बच्चों को पता नहीं क्यों बीमार होते रहते हैं बार बार। इसलिए बीमार हो रहा है क्योंकि जब पहली बार बीमार हुआ था, जब पहली बार बुखार हुआ था, जब पहली बार जुलाब हुआ था, तब आपने उसको दवाई दे दी अज्ञानतावश। इसलिए वो बार बार बीमार पड़ रहा है और वही लाइफस्टाइल चालू है। और तो और छोड़िए, माताएं क्या गलतियां करते हैं। अपने दूध से छुटकारा पाने के लिए जब वो फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीडिंग, उससे छुटकारा पाने के लिए फिर वो गाय का, भैंस का दूध देना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप माताओं को दूध आता है तब तक बच्चे को फीड करते रहना चाहिए, क्योंकि इट इज इनिशिएटेड बाय द नेचर। हम कौन होते हैं उसको रोकने के लिए? जबरदस्ती उसको रोकते हैं। आप माताओं को दूध आता है बाय ग्रेस, हमारे कंट्रोल में नहीं हो, बराबर? इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो जब तक आता है, बच्चे की जरूरत है उसको 2 साल 3 साल जब तक आता है कंप्लीट करो उसको, कोर्स को, क्योंकि आपके दूध के अंदर में वो सब पोषण उसको मिलता है। लेकिन जबरदस्ती, अरे बस 7-8 महीने में ही बंद करने की कोशिश कर देते हैं, विच कॉजेज वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर बच्चे को बार बार प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, यहां से शुरुआत हो जाती है बीमारी की। फिर कंप्लेन करते रहते हैं, हर 6 महीने में मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ होता है। होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उसको छोटी सी उम्र में अनाज खिला रहे हो, छोटी सी उम्र में गाय का दूध पिला रहे हो, भैंस का दूध पिला रहे हो। और वो कौन सा दूध पिलाते हो? डेयरी का दूध। गाय आपके घर की तो है नहीं, आपको पता नहीं कैसे उसको रखा गया है। प्रॉब्लम होगा ही होगा, 100% प्रॉब्लम होगा।
और ऐसे हमारी जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, तो यही सिस्टम फॉलो होता है। 10 साल की उम्र में भी बीमार हुए, डॉक्टर के पास जाएंगे, सिरप गोली दे देंगे, उससे काम चलाएंगे। 16 साल की उम्र में भी अगर हम बीमार होंगे, बीमार यानी कि बुखार होगा, जुलाब होगा, सिर दर्द या कुछ जुकाम वगैरह होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली सिरप देंगे, उसी से काम चलाएंगे हम वापस। कांस्टेंट सप्रेशन, निरंतर सप्रेस करते जाते, एक वक्त ऐसा आ जाता है जहां पर में बॉडी फिर प्रयास करना छोड़ देता है। फिर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक डिजीज में। अभी ये क्रॉनिक डिजीज क्या है, जितने भी नाम हम सुनते हैं ना, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, थायराइड, ओबेसिटी, कैंसर तो उसमें चला जाएगा, थर्ड स्टेज में चला जाएगा, हेयर फॉल, पीसीओडी, स्किन के रोग, आर्थराइटिस, फिर स्पॉन्डिलिटिस, तकरीबन 40 प्रकार के डिजीज है, अराउंड 40 जो मैंने यहाँ पर मैं नाम लिखे है। और देखा जाए तो 100 के आसपास है, छोटी मोटी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बीमारियां है। कुछ बीमारियां जैसे इंडिया में बड़ी कॉमन है, जैसे थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, ये बहुत कॉमन है इंडिया में, अंडरस्टूड। और स्किन के रोग जो भी है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कांस्टेंट सप्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, सिंपल बात। जब रिलीज होने के लिए आया था, हमने उसको रिलीज होने नहीं दिया, हमने उसको दबा दिया। फिर एक वक्त ऐसा आ गया, वो कन्वर्ट हो गया क्रॉनिक में। फिर हम डॉक्टर के पास वापस जाते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है, अभी आपको डायबिटीज हो गया, अभी आपको रोज ये सुबह और शाम खाने से पहले, खाने के बाद ये दवाई आपको लेनी है, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट हैपेंस, ये केस में रोग मिटता नहीं है, रोग क्योर होता नहीं है, हम उसको मैनेज करते हैं, डायबिटीज को मैनेज करते हैं, कैंसर को मैनेज करते हैं, फिर उसको मैनेज करते जाते हैं 10 साल 15 साल निकल जाता है। फिर जब बॉडी 50 क्रॉस करता है या 45 क्रॉस करता है, एज 45-50 प्लस हो जाते हो, देन इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव डीजनरेटिव डिजीज, थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है वो डिजीज। अभी यहां पर मैं आपको फिर ऐसी स्थिति आ जाती, अगर डायबिटीज होगा तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि बॉडी का ये पार्ट काटना पड़ेगा, या फिर इंसुलिन लेना पड़ेगा रोज, या फिर अगर आपको कैंसर होगा तो बोलेगा तो बॉडी का ये पार्ट काटना पड़ेगा, वो पार्ट काटना पड़ेगा। ये ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि चलो भाई अभी आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर ये भी कह सकता है कि कोई चांसेस नहीं है, शायद 2 महीना 3 महीना, पता नहीं कब आपकी लाइफ कितने देर तक चलेगी। ये स्थिति आ जाती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डीजनरेटिव डिजीज। जब शरीर थर्ड स्टेज पे चला जाता है ना, तब बस खाली एक ही चीज काम करती है, और वो है दुआ। दवाई भी काम नहीं करती वो टाइम पे, तो फिर तो आयुर्वेद भी काम नहीं करता है वहां पर। आयुर्वेद हाँ लाइफस्टाइल को मैनेज करने में काम करेगा, नेचुरोपैथी, योगिक लाइफस्टाइल बॉडी को मैनेज करने में काम हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा, एक एनवायरनमेंट अच्छा बना देगा। लेकिन आप वापस मौत के मुंह में से बाहर आ जाओ, वो तो केवल 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 प्रार्थना ही हेल्प कर सकती है, दुआ काम कर सकती है, और कोई रास्ता नहीं है उसके पीछे। अंडरस्टूड? आया समझ में? अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। अंडरस्टूड? मैं यहां से आगे आज नहीं बढ़ूंगा, कल ही बढ़ूंगा। जो भी समझाना है इससे आगे वो मैं कल समझाऊंगा आपको, क्योंकि एक जो कंटेंट है काफी डीप है। एक्यूट डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज, ये तीन चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो काफी सारा आपका माइंड काफी हद तक ये कन्विंस कर लेगा कि बात तो सही है, कि भाई छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाई की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। Are you getting my point? Yes. If you have any questions, please ask me. आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, स्टार्टिंग में भी कुछ था क्या?
व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अपसेट स्टमक? हाँ, ये आपका सवाल था। सॉल्यूशन क्या है अपसेट स्टमक के लिए? सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले आपको आपका डाइट इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका डाइट ठीक ठाक नहीं है तो फिर स्टमक हमेशा अपसेट ही रहेगा। अभी आप पूछोगे कि डाइट में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण स्टमक अपसेट हो सकता है। तो चलिए, वैसे तो मैं ये कल परसों बताने ही वाला था, लेकिन अभी बता देता हूं मैं। मेन मेन चीजें बता देता हूं मैं। अगर आप किसी न किसी स्वरूप में डेयरी खाते हो, घी को छोड़कर, क्यों घी को छोड़कर के? क्योंकि घी हम बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। रोटी में हम खाली घी को लगाते हैं, बस खाली। हार्डली पूरे दिन में मुश्किल से हम 20 से 30 ml घी खाते हैं, मुश्किल से 20 to 30 ml। दैट इज हायर साइड में बता रहा हूं। अगर आप पर्पसली तड़का वगैरह नहीं मारते हो तो घी का, जैसे है ना लोग तड़का मारते हैं एकदम ऊपर से घी डाला, ये क्या वो क्या पूरा, अगर आप वो चीजें नहीं करते हो, खाली रोटी में लगाते हो और खिचड़ी में थोड़ा सा ऊपर से एक चम्मच ले लिया, 1 टीस्पून 2 टीस्पून, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए घी को छोड़ करके चाय में, अगर आप दिन में 2 कप भी चाय पी जाते हो मिनिमम, आमतौर पे जो चाय पीता है 2 कप चाय जरूर पीता है। तो अगर आप 2 कप चाय पीते हो तो घर में जो चाय बनती है असल में पूरे दूध की चाय बनती है। शायद ही कोई पानी डालता होगा, लेकिन आमतौर पे कंप्लीट 100% मिल्क की तो 1 कप के अंदर में कम से कम 150 से 200 ml दूध जाता है आपका। तो 300 से 400 ml तक का दूध आप वैसे ही पी जाते हो चाय में, अगर आप चाय पीते हो तो। अंडरस्टूड? फिर अगर आप पनीर खाते हो तो पनीर तकरीबन आदमी 100-200 ग्राम पनीर खा ही जाएगा जब सब्जी बनती है तो। सैंडविच बनती है उसमें चीज दबा के डलता है। अंडरस्टूड? पिज्जा खाया उसमें दबा के चीज रहता है। अगर किसी न किसी स्वरूप में अगर आपके बॉडी में अगर डेयरी जा रहा है, दही हो गया, लस्सी हो गई, अंडरस्टूड, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ये क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू घी, और ये डेली बेसिस पे जा रहा है, स्टमक अपसेट होगा ही होगा। दूसरे नंबर में, अगर आपके भोजन में रिफाइंड तेल जा रहा है, जैसे रसोई बनाई हमने, सब्जी बनाई और उसमें तेल डाला, पहले 2 चम्मच तेल डाल दिया और फिर हमने सब्जी को तड़का वड़का मारा, सौंट किया, फिर हमने बनाया, तो वो खाना चिकना हो जाएगा। तेल जाने से खाना चिकना बन जाता है। तेल से कोई स्वाद नहीं आता। एक आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपने भोजन में तेल डालते हो ना, तो खाली आपको एक हेलुसिनेशन है, एक भ्रम है कि मुझे इसमें से स्वाद आ रहा है, बाकी इसमें जीरो टेस्ट है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड तेल आप कोई भी ले लो, तिल का ले लो, ग्राउंडनट का ले लो, सनफ्लावर का ले लो, किसी का भी ले लो। आप आप कच्चे ऐसे ही तेल को आप टेस्ट करो, सभी तेल में आपको एक ही स्वाद मिलेगा। लेकिन कोल्ड प्रेस ऑयल है, मूंगफली का तेल होगा तो मूंगफली का स्वाद आएगा, तिल का तेल होगा तो तिल का स्वाद आएगा, मस्टर्ड होगा तो मस्टर्ड का स्वाद आएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें रिफाइंड तेल डबल मात्रा में डालना पड़ता है। उसके सामने अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल इस्तेमाल करते हो तो 1 चम्मच से काम हो जाता है। इतना फर्क है उसके अंदर। हालांकि मैं दोनों के लिए अगेंस्ट हूं कि दोनों ही नहीं लेने चाहिए, कभी कभार ले लिया बात अलग है, लेकिन डेली बेसिस पे ऑयल लेना ही नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? उससे भी स्टमक अपसेट होगा, क्योंकि उसका एक रीजन आपको समझाता हूं मैं। पानी उतनी उतने टेम्परेचर तक नहीं जाता है जितने टेम्परेचर तक तेल जाता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम 100 डिग्री तक भी नहीं लेके जा सकते। अगर हम सपोज कि उबालते हैं किसी चीज को, तो वो 100 डिग्री के तापमान के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर आप तेल तेल डालते हो, तेल उबलता है ना,
वो पहुंचता है 300 डिग्री तापमान पे। तो सब्जी के अंदर में है ना 1% जान नहीं रहती है। अंडरस्टैंड? सब्जी में 1% लाइफ नहीं बचती है। स्टमक अपसेट होगा ही, सीधी सीधी बात है। फिर तीसरी चीज, मसाला, नमक और जीरा, इसको छोड़ करके अगर आप कुछ भी मसाला डाल दो, और हल्दी, नमक, जीरा और हल्दी, इसको छोड़ करके अगर आपने कुछ भी मसाला यूज किया, जैसे लाल मिर्च हो गई, हिंग हो गया, गरम मसाला हो गया, ये 3-4 चीज मुझे पता है, बाकी के मसाले मुझे नहीं मालूम है और कौन से जो भी मसाले हो गए, ये मसाले अगर आप यूज करते हो कॉमन फूड में, नॉर्मल जो ऐसे ही हम खाते हैं डेली बेसिस पे, तो भी आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मैं कोई नॉनवेज नहीं है, तो अगर नॉनवेज खाते हो तो सीधी सीधी बात है, वो तो स्टमक को अपसेट करेगा ही करेगा। एक तो ये तो हो गया जो नॉर्मल चीज हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आते हैं हम असल में वो खाना जिसके कारण स्टमक अपसेट हो सकता है। अगर आपके भोजन में 70 to 80% अगर ग्रेन्स एंड पल्स है, स्टमक अपसेट होने के चांसेस 100% है। अंडरस्टूड? आपने रोटी खाई और उसके सामने आपने सब्जी बहुत कम खाई, स्टमक अपसेट होने के चांस 100% है। आपने रोटी, सब्जी, चावल और दाल, अगर ये आपका मील है, आमतौर पे लोगों के घर में जो मील रहता है वो क्या होता है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये फिक्स है। चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो या महाराष्ट्रन हो। अंडरस्टूड? ये फिक्स है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। पहले सब्जी रोटी खाएगा, बाद में दाल चावल खाएगा वो, और फिर थोड़ी बहुत किसी को मीठा खाने की आदत तो मिठाई खा लेगा। स्टमक अपसेट होगा ही होगा, पेट फूलेगा, उसको ब्लॉटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन 100% होगा, कॉन्स्टिपेशन, गैस भी होती, पहले गैस होगा, खाने के बाद जैसे ही दाल और चावल, दाल या रोटी गई पेट में, सीधा गैस होना शुरू हो जाएगा पेट के अंदर, होता ही होता है गैस, उसको डकारे आती है या फिर हवा निकलती है नीचे से। अंडरस्टूड? स्टमक अपसेट हो गया, स्टमक अपसेट हो गया। तो आपके भोजन में पूरे दिन का भी आप कैलकुलेशन लगा लो, आप जो भी खाते हो उसमें अगर आप देख लेना कि 70 to 80% ग्रेन्स और पल्स है, स्टमक अपसेट होना ही होना है। तो अभी मुझे हर टाइम के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि अगर दोपहर के भोजन में 50% कुक फूड रखो, शाम के भोजन में 70% रॉ फूड रखो, नहीं। अगर आप पूरे दिन में 1.5 किलो खाना खाते हो, 2 किलो खा जाते हो, तो आपको देखना है कि ये 2 किलो में से कितना ग्राम मैंने रॉ फूड खाया और कितना ग्राम मैंने कुक फूड खाया। अंडरस्टूड? मुझसे पूछोगे तो मैंने आज कितना खाया, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी, आप ही वजन तोल लेना उसको। मैं जनरली 12 बजे के बाद ही खाता हूँ, उसके पहले कुछ भी नहीं खाता हूँ। उसके पहले खाली नारियल पानी पीता हूँ। सुबह जब योगा का सेशन होता है ना अपना, मैं नीचे जाता हूँ, वहां नारियल पानी वाला खड़ा रहता है, नारियल पी करके आ जाता हूँ, उसमें मलाई होती, मलाई भी खा लेता हूँ। ये कंप्लीट रॉ, फ्रेश, एब्सोल्युटली प्योर एंड नीट, बराबर, इससे शुद्ध भोजन नहीं है। दूसरा, फिर मेरी दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है 12, 12:30 बजे, मैं फ्रूट खाता हूँ। तो आज मैंने मिक्स फ्रूट खाया, मैंने पपीता और केला खाया। कितने केले खाए? 3 केले खाए, और पपीता तकरीबन समझो ना 1 किलो के आसपास पपीता खा गया मैं। 1 किलो तो नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा उससे। तो तीन तीन केले, और हाँ, और आम भी खाया मैंने। 2 आम, 2 आम, 3 केले, और 1.5 किलो का पपीता था, उसका मैंने आधा ही खाया। तो समझो ना, जो भी होगा वो मेरा फ्रूट था। और साथ में मैंने पालक खाया। मैंने थोड़ा, मुझे ग्रीन खाना था, इसलिए मैंने पालक खाया, मुट्ठी भर पालक खाया। हो गया मेरा लंच खत्म। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर पावर नैप लिया, आधे घंटे के लिए, फिर उठ गया, अपना काम दूसरा करना शुरू कर दिया मैंने। फिर जब शाम हुई
शाम बोले तो ये सेशन शुरू होने के पहले की बात कर रहा हूं मैं, शाम हुई वो टाइम पे मैंने तकरीबन कुछ 5 या 6 आम खाए मैंने। अभी तक तो कुक फूड आया भी नहीं है यहाँ तक, तो सुबह से लेकर अब तक कुछ कुक फूड आया भी नहीं है। आम खाया, फिर वाइफ ने थोड़ा सा राइस बनाया था तो मैंने एक बाउल, छोटा सा बाउल राइस खाया। अभी आप जरा हिसाब लगा लीजिए कितना परसेंट रॉ फूड हुआ और कितना परसेंट कुक फूड हुआ, कितना परसेंट हुआ। जो मैंने राइस खाया ना वो 100 ग्राम भी मुश्किल से होगा, 100 ग्राम मुश्किल से होगा वो। तो जिस हिसाब से मैंने रॉ फूड खाया है ना, समझ लो मैंने 1.5 किलो के आसपास रॉ फूड खाया है पूरे दिन में, टोटल मारू तो, या उससे ऊपर ही गया होगा, मिनिमम 1.5 किलो रॉ फूड खाया है। तो इट इज अराउंड 80 to 90% रॉ फूड। ये मेरा एवरेज है। कोई दिन मैं रॉ फूड कम भी खाता हूँ, कुक फूड ज्यादा खा लेता हूँ, लेकिन मैं एवरेज पकड़ू अपना तो 70 to 80% मैं रॉ फूड खाता हूँ, 30 to 40% मैं कुक फूड खाता हूँ। स्टमक मेरा अपसेट ही नहीं होता है, बिकॉज आई नो दिस प्रिंसिपल। ये साइंस मुझे पता है, अंडरस्टैंड। और यही चीज मैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ। अभी आप बोलोगे कि मैं खाली 2 टाइम मील मैनेज करता हूं फिर भी स्टमक अपसेट है, मैं 1 टाइम मील खाता हूं फिर भी मेरा स्टमक अपसेट नहीं है, अंडरस्टूड। मैं भी अगर 2 टाइम खाऊंगा तो भी मेरा स्टमक अपसेट नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। क्योंकि अगर मैं 2 टाइम भी अगर मैं मील लूंगा ना तो भी मेरा साइंस यही रहेगा, मेरा अप्रोच वैसा ही रहेगा कि मुझे 70% मेंटेन करना है रॉ फूड को, अंडरस्टूड। अभी आपने एक मील में दाल चावल सब्जी रोटी ले ली, दूसरे मील में शाम के भोजन में आपने खिचड़ी खा ली, खत्म। रॉ फूड किधर गया फिर? जो पेट को साफ करता है वही नहीं खा रहे तो स्टमक अपसेट ही होगा ना। मैंने क्या बताया, जो कुक फूड है वो डेड फूड है, सीधी सीधी बात है। जो कुक फूड है वो डेड फूड है, भले ही वो न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, लेकिन है वो डेड, उसके अंदर में लाइफ नहीं है। जो लाइफ, जो रॉ फूड है वो लाइव फूड है, उसके अंदर में लिविंग एंजाइम्स है, वो पेट को साफ करता है, वो खून को क्लीन करता है और हमें न्यूट्रिशन देता है। इफ वी ईट ब्राउन राइस, if we eat brown rice with steamed vegetables for dinner as in the diet, most of the dinner rice grain won't that cause a higher chance of upset stomach? देखिए ब्राउन राइस तो वैसे अपने आप में अच्छा है। ब्राउन राइस आप कौन से खा रहे हो मुझे नहीं पता है। ब्राउन राइस अगर आप खाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक स्टोर से लेकर आओ जो लाल कलर के होते हैं, मैं वही खाता हूँ। ब्राउन राइस जब भी मैं खाता हूँ ना, अगर मैं दोपहर को खाया ना तो दूसरे दिन तक भी नंबर नहीं लगता है, शाम को ही मेरा सोने से पहले ही नंबर आ जाता है, वो बॉडी से निकल जाता है बाहर। जो रियल ब्राउन राइस की बात करता हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर में प्योर फाइबर है, अंडरस्टूड, और साथ में वेजिटेबल के साथ खाया तो। लेकिन हो सकता है अगर आपका प्रिवेलिंग अगर इश्यू चल रहा है डाइजेशन का, तो भले ही ब्राउन राइस खाओ तो वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि आपका कोलोन अभी भी चौक है। तो कोलोन एक बार साफ हो जाएगा ना, तो ट्रैक अगर आपका एक बार क्लीन हो जाएगा ना, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपने दोपहर को भी दबा के कुक फूड खाया और रात को फिर आप बोलोगे मैं ब्राउन राइस स्टीम वेजिटेबल के साथ खाऊंगा, बॉडी आपका बॉडी डिमांड नहीं कर रही है ग्रेन फूड की और आप ग्रेन फूड दे रहे हो, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस 100%। अगर आपको भूख नहीं है और आपने ग्रेन्स खाया है, स्टमक अपसेट होगा ही होगा, 100% होगा स्टमक अपसेट, अंडरस्टूड। देखिए मैंने इसमें मास्टरी कर दी है, अंडरस्टूड। इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या कारण से हो सकता है। व्हाट इज द रॉ फूड वी शुड ईट फॉर डिनर? रॉ फूड डिनर में आप सलाद खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका डिनर 7-8 बजे होने वाला हो तो आप खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा रॉ फूड दिन में खाइए 12 बजे से पहले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन शाम को भी खा सकते हो, कोई कोई ऐसा उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, यू कैन ईट इन द इवनिंग ऑल्सो।
आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका टाइपिंग में। व्हाट अबाउट फ्लू शॉट्स फॉर चिल्ड्रन? मैंने नहीं दिया अपने बच्चों को, वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। क्यों नहीं दिए अपने बच्चों को? क्योंकि मैं इस साइंस के बारे में जानता था, मैंने बोला ये खाली पीली केमिकल जाएगा बॉडी के अंदर में, देना ही नहीं है। मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कोई ऐसा दबाव नहीं है। हाँ, पोलियो का दिया था, वो बात अलग था, बाकी अदरवाइज मैंने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल शॉट्स नहीं दिए अपने बच्चों को। बराबर, इफ वी आर फॉलोइंग नेचुरल लाइफस्टाइल, हाँ, पहले वो भी समझना है आपको। अगर ये साइंस को आप पूरी तरीके से फॉलो करते हो ना तो ही ये एप्लीकेबल, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टूड? अगर आपके बच्चों को अगर आप दूध पिलाते हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं और आप उसको दूध पिलाते हो, या फिर उसको अधिक मात्रा में उसको भोजन खिलाया जाता है, तो फिर वो सारी चीजें जरूरत पड़ेगी आपको एज पर डॉक्टर के नियम के अनुसार। लेकिन अगर आप उसको उसका फूड अगर बैलेंस फूड देते हो, उसको न्यूट्रिशियस फूड देते हो, प्रॉपर बैलेंस करके देते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। सर जी, ये रॉ वेजिटेबल्स में क्या खा सकते हैं? रॉ वेजिटेबल्स, गाजर, ककड़ी, टमाटर, बीटरूट, यही सब तो खा सकते हैं हम लोग। बट ये तो सलाद में हुआ, मतलब बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और कुछ? पालक है, धनिया है, पुदीना, आप सलाद में मिला करके, मैंने सलाद का रेसिपी दिया है वो फाइल में, देखो आप। इट्स अ कंप्लीट मील बाय इटसेल्फ। मैंने क्या लिखा है? सलाद मील। तो इट्स अ कंप्लीट मील बाय इटसेल्फ। गाजर, ककड़ी, टमाटर, उसमें ये भी मेंशन किया है पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते मिलाओ उसके अंदर, मैंने लिखा है उसके अंदर। अंडरस्टूड? वो खा सकते हो आप। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज, यू कैन आस्क। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। और कुछ सवाल है? चलिए, 10:15 बज गए, सेशन को एंड करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सेशन को यहीं पर मैं एंड करेंगे। आई होप आपको काफी सीखना मिला हो, काफी समझने को मिला हो। Okay, then I guess there is no any more questions, so we'll see you tomorrow. Thank you so much. आपको कुछ पूछना चाहते हो आप कुछ, सुनील जी? नहीं नहीं, थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या और या नहीं? अभी आपने लाइव अटेंड किया ना? हाँ, नहीं मैं एक्चुअली मैं वो बेटी को भी उसको करना बोल रहा था, तो देन शी सेड कि नहीं अभी नहीं, आप नोट्स बना लो और फिर बाद में आप बताना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक मैं आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा नोट। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। Please sit with your eyes closed. We will close with the invocation. Asato ma sadgamaya tamaso ma ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। शांति शांति शांति। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।